मुझे वो दिन आज भी ऐसे याद है जैसे किसी ने मेरी रूह की दीवारों पर आग से लिख दिया हो। इतना साफ, इतना ज्वलंत कि आंखें बंद करूं तो पूरा मंजर फिर से सामने आ जाता है। मैं अजय, 26 साल का, दिल्ली की गलियों में ग्रोसरी डिलीवरी करता हुआ हमेशा की तरह बस एक और ऑर्डर पूरा करने निकला था। ई बाइक की हल्की सी घरघराहट के साथ मैं हौस खास विलेज की तरफ बढ़ रहा था। शाम का समय था, लेकिन गर्मी अभी भी डामर से भाप बनकर उठ रही थी। बैग में एक बड़ा सा ऑर्डर था। 10 किलो चावल, 5 किलो दालें, कई तरह की सब्जियां, पास्ता, सीरियल, ओट्स, दूध के पैकेट, कुछ स्नैक्स, कॉफ़ी के जार और हर्बल चाय के बॉक्स। सब कुछ अच्छी तरह पैक किया हुआ एक अकेली लड़की की 3-4 हफ्तों की जिंदगी आराम से निकल जाए। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नया सा था। 20 मंजिल ऊंचा टावर, कांच की दीवारों और स्टील की रेलिंगों से चमकता हुआ, जहां से पूरी दिल्ली दिखती थी। मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड अपने मोबाइल में वीडियो देखता हुआ बस औपचारिक सा मेरा बैग देखकर मुझे अंदर जाने देता है। उसे तो बस पता है ऑनलाइन ऑर्डर वालों को रोकना नहीं। मैं लिफ्ट में चढ़ा, 15वां फ्लोर दबाया और जैसे जैसे गिनती बढ़ती गई, नीचे शहर की आवाजें थोड़ी हल्की होती गईं। हॉर्न, रिक्शा, चिल्लाती दुकानों की आवाजें धीरे धीरे एक धुंधला सा शोर बन गईं। 15वें फ्लोर पर दरवाजा नंबर 1503 के सामने मैंने घंटी बजाई। 2 सेकंड में ही दरवाजा खुला। सामने थी मीरा, 24 साल की, हल्की सी थकी हुई, लेकिन आंखों में तेज, टी शर्ट और ट्रैक पैंट में, एक हाथ में मोबाइल, कान में वायरलेस ईयरबड, शायद किसी क्लाइंट कॉल से अभी निकली हुई। पीछे लिविंग रूम में बड़ा सा डेस्क, उस पे लैपटॉप, 2 मॉनिटर, नोटपैड और कॉफी मग रखा दिखाई दे रहा था। ग्रोसरी? उसने पूछा, जैसे उम्मीद थी कि कोई तो आएगा उसकी खुराक लेकर। हाँ मैडम, पूरा बड़ा ऑर्डर, मैंने मुस्कुराकर कहा और बैग से एक एक करके थैले अंदर रखता गया। वो हर बैग को ध्यान से लाइन में लगाती रही। चावल अलग, दालें अलग, स्नैक्स एक और। यूपीआई है ना? उसने पूछा। हाँ, कोड स्कैन कर लीजिए। मैंने अपना क्यूआर ऐप खोलकर उसकी तरफ किया। वो फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट करती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, थैंक यू अजय ना। नाम वही लिखा था। मैं थोड़ा चौंक गया कि उसने नाम पढ़ा भी। हाँ जी, अगर कुछ मिस हो तो ऐप से शिकायत कर देना, मैंने हंसते हुए कहा और मुड़कर लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। मन में बस इतना था कि अभी 2-3 और डिलीवरी करूं, फिर घर जाकर मामूली सा डिनर और फिर मोबाइल पर कोई सीरीज। सब कुछ आम साधारण दिन जैसा ही लग रहा था, जब तक आसमान ने खुद फैसला नहीं बदल दिया। लिफ्ट में ही था कि अचानक पूरा टावर हल्का सा हिला, जैसे दूर कहीं कोई धमाका हुआ हो। एक सेकंड के लिए लाइट टिमटिमाई। मेरे मोबाइल पर तुरंत एक इमरजेंसी अलर्ट पॉपअप आया। बायो सिक्योरिटी ब्रेक, नेशनल बायोटेक रिसर्च सेंटर, यमुना नदी के पास विस्फोट। नीली गैस देखे जाने पर क्षेत्र से दूर रहें। मैंने भौहें सिकोड़ ली, सोचा कोई गैस लीक या लैब हादसा होगा। लेकिन अगले ही पल सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशंस बरसने लगे। वीडियो, ट्वीट, लाइव स्ट्रीम्स। किसी ने आसमान को रिकॉर्ड किया था, एक अजीब सी नीली चमक वाला उल्का टुकड़ा, जैसे कोई नीली आग का बीज हवा को चीरते हुए नीचे आता और यमुना किनारे किसी बड़े कॉम्प्लेक्स की छत पर गिरता। कैप्शन था, एलियन रॉक या बायोहैक। जैसे ही मैं लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर उतरा और बाहर की ओर बढ़ा, हवा में हल्की सी धातु जैसी गंध तैरती महसूस हुई, जैसे किसी ने लोहे की चादर पर बिजली घिस दी हो। दूर से नीली नीली धुंध जैसे हवा में घुलती दिख रही थी। सड़क के उस पार लोग अपनी अपनी बालकनियों से वीडियो बना रहे थे। गेट के बाहर कुछ लोग ऊपर आसमान की तरफ इशारा कर रहे थे। अचानक मेरे हेलमेट से जुड़े छोटे रेडियो ने आवाज की पिच बदल दी। न्यूज चैनल का एंकर लगभग चिल्ला रहा था, ताज़ा खबर, नेशनल बायोटेक रिसर्च सेंटर, जहां स्क्रिस्पियर आधारित जीन थेरेपी पर रिसर्च हो रही थी, वहां विस्फोट के बाद संदिग्ध वायरल गैस लीक की खबर है। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मानव मस्तिष्क के भूख और आक्रामकता से जुड़े हिस्से पर असर डालने वाला प्रयोगात्मक वायरस हवा में फैल सकता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्रिस्पर गॉन रॉन्ग, ये शब्द लगातार सुनाई दे रहे थे। एंकर कह रहा था कि ये वायरस मूलतः कैंसर सेल्स को भूखा मारने के लिए डिजाइन किया गया था, उनके मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देना कि वे अपनी ही ऊर्जा में जल जाएं। बट किसी गलती से ये प्रयोग इंसानी नर्वस सिस्टम पर हिट हो गया। जिन पर असर हो रहा था, उनका दिमाग उन्हें पागल भूख की अवस्था में फंसा रहा था और उन्हें किसी भी चलती फिरती चीज पर टूट पड़ने को मजबूर कर रहा था। मैंने गेट से बाहर झांक कर देखा तो सड़क पर अफरा तफरी शुरू हो चुकी थी। लोग भाग रहे थे, कुछ गिर रहे थे, कुछ किसी को उठाने की कोशिश में खुद उन पर झपट रहे थे। दूर चौराहे पर मैंने देखा कि एक दुकानदार अचानक अपने पड़ोसी पर झपटता है और उसके कंधे को दांतों से चीर देता है।
चीखें सुनाई दी। मेरा गला सूख गया। उसी समय मेरी ई बाइक की बैटरी इंडिकेटर लाल हो चुकी थी। शायद काफी समय से लो थी, लेकिन अब ध्यान गया। मैं समझ गया कि अगर मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो मेरी बाइक बीच रास्ते में ही बंद हो जाएगी और इन पागल भीड़ों के बीच में फंस जाऊंगा। मैंने पलट कर टावर की तरफ देखा। ऊपर के ज्यादातर फ्लैट्स की बालकनियां खाली थीं। लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम और शहर से बाहर चले गए परिवारों की वजह से ये हाई राइज वैसे भी आधा खाली रहता था। 1503 वाला फ्लैट अभी अभी देखा था। अंदर खाना, पानी, इंटरनेट और एक समझदार लड़की। दिमाग ने बिजली से भी तेज गणित लगाया। बाहर जाऊंगा तो मर सकता हूँ, ऊपर जाऊंगा तो शायद जिंदा रहूंगा। मैं वापस अंदर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए 15वें फ्लोर तक दौड़ लगाई, क्योंकि लिफ्ट पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं थी। किसी भी समय पावर कट हो सकता था। सांस फूल रही थी, लेकिन डर उससे भी तेज दौड़ रहा था। मैंने 1503 के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मीरा जी, दरवाजा खोलिए। नीचे हालात बहुत खराब हैं। लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने अंदर से पूछा, कौन? उसकी आवाज में डर साफ था। अजय हूं, जो अभी आपका ग्रोसरी लेकर आया था। प्लीज, मैं अब बाहर नहीं जा सकता। मुझे अंदर आने दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने लगभग हाँफते हुए कहा। चेन खटकी, दरवाजा थोड़ा खुला। फिर सीसीटीवी स्क्रीन पर एक नजर डालकर उसने पूरा दरवाजा खोल दिया। अंदर टीवी पर न्यूज चैनल चीख रहा था। उसी बायो टेरर जैसी तबाही की फुटेज, वही नीली धुंध, लोग आंखों में अजीब सी चमक लिए एक दूसरे पर चढ़ते हुए। मीरा का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नियंत्रण की एक पतली सी रेखा थी। अंदर आ जाओ, उसने कहा, और हम दोनों ने मिलकर तुरंत दरवाजा बंद करके ऊपर की चेन लगा दी। फिर पास रखी हुई भारी शेल्फ को थोड़ा खिसकाकर दरवाजे के सामने टिका दिया। फ्लैट में अचानक एक घुटी हुई चुप्पी छा गई, जिसकी पृष्ठभूमि में सिर्फ टीवी की आवाज, रेडियो की खड़खड़ाहट और बाहर दूर से कारों की टकराहट, लोगों की चीखें और कभी कभी किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। मीरा ने बालकनी तक आकर पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका, और मैं भी उसके पीछे खड़ा हो गया। उस 15वें फ्लोर की ऊंचाई से पूरी दिल्ली एक अलग ही तरह का नजारा दे रही थी। कनॉट प्लेस की तरफ धुआं उठ रहा था। कहीं कहीं आग की लपटें दिख रही थीं। इंडिया गेट के पास घूमती लाल नीली बत्तियां अब इस अफरा तफरी के बीच अजीब लग रही थी। नीचे मुख्य सड़क पर लोग दौड़ रहे थे। कुछ कारें एक दूसरे से टकराकर थमी हुई थीं, और कुछ लोग उन कारों के कॉंच तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे अंदर से किसी को खींच कर निकालना हो। रेडियो से खबर आई। शहर के विभिन्न हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि तथाकथित हाइपर हंगर वायरस से संक्रमित लोग सामान्य नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस इंसानी दिमाग के हाइपोथैलेमस को हिट करता है, जिससे भूख और आक्रामकता एक स्थायी ऑन मोड में फंस जाते हैं। ऐसे लोग सामान्य तर्क क्षमता खोकर सिर्फ जीवित मांस पर टूट पड़ रहे हैं। मीरा ने टीवी म्यूट किया और रेडियो की आवाज थोड़ा बढ़ा दी। हम दोनों बिना बोले वहीं सुनते रहे। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा, देखिए मीरा, नीचे जो हालात हैं, मैं वहां जाकर नहीं बच पाऊंगा, और ये टावर वैसे भी आधा खाली है। अगर आप चाहें तो मैं कुछ दिन यहीं रह जाऊं। मेरे पास खाने पीने का थोड़ा अनुभव है। मैं सर्वाइवल में मदद कर सकता हूँ। ये कहने में मुझे झिझक हुई, लेकिन सच्चाई यही थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर रसोई की तरफ, फिर खुली बालकनी से शहर की तरफ, जहां धुआं और शोर बढ़ता जा रहा था। लगता तो नहीं कि अभी कोई सेफ रास्ता बचा है। तुम्हारा रहना भी ठीक है, उसने धीरे से कहा। वैसे भी मैं अकेली थी यहाँ, और अब तो बाहर का ज्यादातर हिस्सा पागल हो चुका है। उस दिन हम दोनों ने मिलकर एक सादा सा लेकिन ठोस प्लान बनाया। सबसे पहले हमने सामने के सभी कमरों को चेक किया, कहीं और कोई तो नहीं छुपा। फ्लैट में बस 2 बेडरूम, एक स्टडी, एक लिविंग रूम और एक बड़ा सा किचन था। मीरा ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स के बहुत से फ्लैट खाली हैं, मालिक विदेश या दूसरे शहरों में है। कुछ किराएदार लॉकडाउन में अपने अपने गांव जा चुके हैं, इसीलिए यहाँ शोर शराबा कम है। ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकता था। मैंने किचन का स्टॉक देखा तो राहत महसूस हुई। करीब 2 महीनों का खाने का सामान तो वैसे ही दिख रहा था, और जो ग्रोसरी मैं लेकर आया था उसने 1 महीना और जोड़ दिया। चावल, दालें, पास्ता, नूडल्स, सूखी बीन्स, सीरियल, ओट्स, कॉफी, चाय, मसाले, तेल, आटा, सब अच्छे से रखा था। मीरा ने हंसकर कहा, मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन खाने का जुगाड़ पहले कर लेती हूँ। काम के बीच बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता। पानी के लिए बिल्डिंग की टंकी और आरओ था, लेकिन मैंने सुझाव दिया कि हम एहतियातन पानी भी स्टोर करें, बाल्टियों, बोतलों और बड़े कंटेनरों में। मेरा तर्क था, अगर कभी पंप बंद हो गया या सप्लाई कट गई, तब भी कुछ हफ्तों का बैकअप होना चाहिए। मीरा को बात समझ में आई, और हम दोनों ने मिलकर अलग अलग जगहों पर पानी भर कर रख दिया। हम हर पीने लायक पानी को उबाल कर रखने लगे।
ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। इतना तो मैंने अपने गांव के दिनों और कुछ यूट्यूब सर्वाइवल वीडियो से सीख ही लिया था। हथियारों की बात आई तो तय कर लिया कि कोई बंदूक वंदूक हमारे पास नहीं है और नहीं लेने का सवाल है। जो भी होगा घर की चीजों से ही काम चलाना होगा। मीरा ने एक बड़ा सा शेफ नाइफ निकाला, एक मोटा बेलन, दो तीन मजबूत झाड़ू और वैक्यूम क्लीनर की लंबी स्टील पाइप, जिसे मैंने एक तरह का स्टाफ बना दिया। हमने किचन की एक भारी कढ़ाई के साथ साथ कुछ चमचे और लोहे के टोंग्स भी चुने। अगर कभी दरवाजे पर कोई जबरदस्ती करता तो यही हमारे असली हथियार होते। पहली रात हम दोनों लगभग जागते रहे। मीरा ने अपने वर्क लैपटॉप और मॉनिटर्स बंद कर दिए, मुझे गेस्ट बेडरूम दिखाया। अभी से ये तुम्हारा कमरा समझो, उसने कहा, और खुद अपने कमरे में जाने से पहले दरवाजे के ताले दोबारा चेक किए। मैंने गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर देखा तो शहर एक आग और छाया का मिश्रण लगता था। कहीं कहीं आग की लपटें, दूर से पुलिस या एम्बुलेंस की चमकती बत्तियां और बीच बीच में सड़क पर दौड़ते इंसानी साए। ये दिल्ली थी, लेकिन किसी और ही ग्रह पर जैसा महसूस हो रहा था। सुबह हुई तो सूरज कुछ धुंध के पार फीका सा उठता दिखाई दिया। नीली धुंध अब उतनी गाढ़ी नहीं थी, लेकिन उसकी जगह हल्की सी मटमैली परत ने ले ली थी, जैसे शहर ने रात भर में कोई बीमारी पहन ली हो। रेडियो की रिपोर्ट्स अब और स्पष्ट थीं। संक्रमित लोग सामान्य इंसानों से अलग दिख रहे हैं। आंखों में हल्की नीली चमक, त्वचा का तापमान बढ़ा हुआ, दिल की धड़कन बहुत तेज और हर समय कुछ खाने की पागल कोशिश। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वायरस उनके दिमाग के भूख सेंटर को हमेशा ऑन मोड में रखकर उनके शरीर को हाइपर मेटाबॉलिक अवस्था में धकेल रहा है, जिसमें वे सामान्य से कई गुना कैलोरी बर्न कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें लगातार खाना नहीं मिलता तो कुछ हफ्तों में उनके शरीर खुद ही टूटने लगेंगे। ये सुनकर मुझे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखी। अगर वे खुद ही भूख से टूटेंगे तो हमें बस छिपकर और टिक कर रहना है, दौड़ भाग नहीं करनी। पहले कुछ दिन हमने फ्लैट को एक मिनी किश्तों वाली दुनिया की तरह व्यवस्थित किया। मीरा के पास थोड़ी बहुत बागवानी की आदत पहले से थी। बालकनी में कुछ छोटे गमलों में मनी प्लांट और तुलसी लगी हुई थी। मैंने सुझाव दिया कि हम कुछ दाने और बीज लेकर वहीं छोटे छोटे प्लांटर्स बनाएं। धनिया, पुदीना, मेथी और थोड़ी पालक के बीज, जो भी उसके किचन में सूखे बीज के रूप में मिला। मसालों के डब्बे में धनिया, मेथी, हमने सबको मिट्टी में डाल दिया। मैंने उसे मूंग, मसूर और चने के स्प्राउट्स बनाना सिखाया। दो तीन जार में भिगोकर रखने, फिर कपड़े में बांधकर उल्टा टांगने का तरीका, जिससे दो तीन दिन में वो छोटे छोटे अंकुरों में बदल जाएं, जिनमें सामान्य बीज की तुलना में कहीं अधिक पोषण होता है। मीरा को यह सब प्रक्रिया थोड़ी वैज्ञानिक और थोड़ी मजेदार लगी। उसने हंस कर कहा, लगता है मेरा ग्रोसरी डिलीवरी वाला सर्वाइवल एक्सपर्ट भी निकला। दिन में हम काम बांट लेते। मीरा फोन पर अपने ऑफिस को मेल कर चुकी थी कि इंटरनेट और हालात खराब हैं, वो कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन रहेगी। असल में उसे भी अंदाजा था कि ये कुछ दिन शायद लंबे समय में बदल जाएं। वो किचन और घर के मैनेजमेंट में महारत दिखाती। मैं कोई भी मरम्मत वाला या भारी काम संभाल लेता। फर्नीचर खिसकाना, पानी भरकर रखना, बालकनी की रेलिंग जांचना कि कोई नीचे से कूद कर तो नहीं आ सकता। हमने गलियारे के दरवाजे के इस तरफ एक छोटी टेबल रख दी, ताकि अगर कभी किसी को अंदर घुसने की कोशिश सूझे तो उसे पहले उस टेबल से ही जूझना पड़े। शाम के समय हम दोनों अक्सर लिविंग रूम की बड़ी खिड़की के पास बैठते, जहां से दूर तक शहर दिखता था। कभी हम देख रहे होते कि कैसे कनॉट प्लेस की घनी सफेद इमारतें अब धुएं की हल्की चादर में लिपटी हुई हैं। कभी इंडिया गेट की दिशा में कोई हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई देता, जो शायद सेना की निगरानी उड़ान होती। दूर दूर तक सड़कों पर गाड़ियों के ढेर लगे दिखते। कितनी गाड़ियां तो आधी खुली दरवाजों के साथ ही छूट गई थीं, जैसे ड्राइवर भागते भागते सब भूल गए हों। और बीच बीच में रेडियो हमारी खिड़की का दूसरा हिस्सा बन जाता। एक रिपोर्टर रोते हुए बता रहा था, कनॉट प्लेस में भीड़, जो पहले शॉपिंग के लिए जुटती थी, अब हाइपर हंगर से भरे संक्रमितों के झुंड ने निगल ली है। कनॉट प्लेस के अंदर कई लोग छुपे हुए हैं, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव है। फिर खबर आई कि कुछ संक्रमित लोग मेट्रो स्टेशनों में घुस गए हैं और वहां ट्रेनों के बीच फंसे लोगों पर टूट पड़े हैं। तीसरे चौथे दिन के बाद एक अलग तरह की खामोशी ने शहर को जकड़ना शुरू कर दिया। चीखें कम होती जा रही थीं, वाहनों की आवाज लगभग खत्म, और रह रहकर केवल दूर कहीं किसी चीज के गिरने या टूटने की आवाज आती। रेडियो ने भी प्रोग्रामिंग बदल दी। अब लगातार सिर्फ सर्वाइवल टिप्स और वैज्ञानिक अपडेट आते। एक बार एक डॉक्टर को फोन पर जोड़ा गया। उसने कहा, वायरस जिन लोगों को प्रभावित कर रहा है, उनका शरीर कैलोरी की इतनी भयानक मात्रा में मांग कर रहा है कि अगर उन्हें लगातार भोजन न मिले तो उनकी मांसपेशियां, लीवर और बाकी अंग खुद ही टूटने लगते हैं। सिद्धांत रूप से अगर आप सुरक्षित स्थान पर छुपे रहें और संक्रमित आप तक न पहुंच पाएं तो 3-4 हफ्तों में अधिकांश संक्रमित या तो मर चुके होंगे या लड़खड़ाते हुए बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। ये सुनकर मैंने मीरा की तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा और बिना बोले ही समझ गए कि हमारा प्लान सही दिशा में है। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये था कि 3 महीने तक इस अपार्टमेंट के भीतर जितना हो सके शांति और सावधानी से जिएं। हालांकि खतरा सिर्फ संक्रमितों से नहीं था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद
शाम के समय नीचे सड़क से हल्की आवाजें आईं, मानव आवाजें जो न चीख रही थीं न गुर्रा रही थीं, बल्कि कुछ मौंग रही थीं। हमने झांक कर देखा तो 3 आदमी थे, सामान्य दिखने वाले, पर शक्लों पर भुखमरी और बेचैनी साफ थी। वे खाली फ्लैट्स और दुकानों के शटर तोड़कर अंदर झांक रहे थे, शायद खाने की तलाश में। उनमें से किसी ने हमारे टावर की ओर देखा और इशारा किया। मैंने तुरंत मीरा को इशारे से पीछे हटाया और खुद खिड़की के कोने से देखता रहा। थोड़ी देर बाद उनमें से 2 आदमी ऊपर की ओर मुख्य गेट से अंदर घुसे, शायद सोच रहे थे कि ऊपरी मंजिलों में भोजन या कुछ कीमती सामान मिलेगा। हमें उनके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन ये तय था कि वे अगर 15वें फ्लोर तक आए तो दरवाजों पर दस्तक दे सकते हैं। मीरा ने फौरन घर के हथियार एक जगह इकट्ठा किए, शेफ नाइफ, वैक्यूम पाइप, बेलन और कड़ाही। हमने दरवाजे के सामने रखी टेबल को थोड़ा और मजबूती से टिका दिया और लाइट्स धीमी कर दी। थोड़ी देर बाद सच में हमारे फ्लोर पर भी किसी के कदमों की आहट आई, 2 अलग अलग जोड़ी जूतों की। वे एक एक दरवाजे के बाहर रुकते, शायद चेक करते कि कोई यहाँ रहता है या नहीं। लगभग 2 मिनट बाद हमारे 1503 के बाहर भी धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी ने हल्के से नॉब घुमाने की कोशिश की हो। कौन है? मीरा ने अंदर से आवाज दी, पूरी सावधानी से। कोई इंसान है क्या अंदर? बाहर से एक पुरुष की आवाज आई, सूखी लेकिन अभी भी सभ्य। हमें बस खाना चाहिए, हम संक्रमित नहीं हैं। मैंने मीरा की तरफ देखा, उसका चेहरा द्वंद्व से भरा था, मानवता बनाम सुरक्षा। मैंने धीरे से सिर हिलाकर संकेत किया कि अभी दरवाजा खोलना ठीक नहीं। मैंने जवाब दिया, हम भी बस 2 लोग हैं, हमारे पास अतिरिक्त सामान नहीं है। बाहर शहर बहुत खतरनाक है, आप नीचे से निकलने की कोशिश करिए। बाहर से हल्की सी बड़बड़ाहट आई, फिर उनमें से एक ने दरवाजे को थोड़ा जोर से धक्का देने की कोशिश की। दरवाजा हिला, लेकिन हमारे द्वारा टिकाई गई टेबल और अंदर का बोल्ट संभाल गए। मैं वैक्यूम पाइप हाथ में पकड़े तैयार खड़ा था, मीरा शेफ नाइफ पकड़े थोड़ी दूरी पर। दिल तेज धड़कता हुआ। कुछ पलों की कोशिश के बाद शायद उन्हें समझ आ गया कि यह दरवाजा बिना शोर किए नहीं खुलेगा, और शोर का मतलब संक्रमितों का और आकर्षित होना हो सकता है। उन्होंने कुछ गालियां दी, फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उनके कदम दूर हुए, मीरा ने गहरी सांस ली और एक सोफे पर बैठती चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, डर के साथ साथ इस बात का भी दर्द कि किसी की मदद करने की क्षमता होते हुए भी हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारी अपनी जानों का सवाल था। मैंने धीरे से उसके पास बैठकर कहा, आज अगर हम दरवाजा खोलते तो कल शायद हम दोनों यहां होते ही नहीं। अभी दुनिया ऐसी हो गई है कि दया भी गणित से गुजरकर ही बाहर आती है। उसने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। यह पहला मौका था जब उसने खुद डर और भरोसे के बीच मेरा सहारा ढूंढा। दिन बीतते गए, हमने एक रूटीन बना लिया। सुबह सुबह पानी और स्प्राउट्स की जांच, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और योगा मीरा मुझे सिखाती थी। फिर साधारण नाश्ता, ओट्स या उपमा जैसा कुछ। दिन में कभी कभी हम बर्तन साफ करते हुए या घर समेटते हुए हल्की फुल्की बात कर लेते। उसके पुराने ऑफिस के किस्से, मेरे डिलीवरी के मजेदार अनुभव, कैसे कभी कभी लोग 10 रुपए की टिप के लिए भी बहस कर लेते हैं, और कैसे कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो हर डिलीवरी वाले को बेटा कहकर बुलाते हैं और ठंडा पानी पिलाते हैं। शाम के समय हमारा पसंदीदा समय होता, लिविंग रूम की खिड़की या बालकनी से शहर का बदलता चेहरा देखना। अब चौराहों पर झुंड कम दिखने लगे थे, जो दिखते भी वे दूर से ही बहुत धीमे लड़खड़ाते हुए चलते दिखते, जैसे उनके पैरों में ताकत खत्म हो चुकी हो। रेडियो की रिपोर्टें इसे कंफर्म कर रही थीं। वैज्ञानिकों का अनुमान सही साबित होता दिख रहा है। कई संक्रमित अब सड़क किनारे गिरे हुए देखे जा रहे हैं, जिनके शरीर में मांसपेशियां टूट चुकी हैं। भूखे रहने की स्थिति में इस हाइपर मेटाबॉलिक वायरस के कारण शरीर का अपना प्रोटीन ही टूटने लगा है। एक रात हम दोनों चुपचाप बैठे बाहर देख रहे थे, जब मीरा ने धीरे से कहा, अगर मैं उस दिन तुम्हें अंदर न आने देती तो तुम अब कहाँ होते? मैंने कुछ पल सोचा, फिर सीधा जवाब दिया, शायद उन सड़कों पर कहीं पड़ा होता, या किसी वीडियो में बैकग्राउंड में एक दौड़ता हुआ धुंधला सा चेहरा। हम दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए, उस डर के ऊपर भी एक ह्यूमर की पतली परत बिछाने की कोशिश करते हुए। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी और छोटी होती गई। शुरू में हम अलग अलग कमरे में सोते थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद, जब शहर की आवाज और भी अजीब तरह से शांत हो गई, मीरा ने एक रात हिचकते हुए कहा, आज तुम यहाँ लिविंग रूम में ही सो जाओ, अगर तुम्हें ठीक लगे। मुझे अकेले कमरे में जाने में थोड़ा डर लग रहा है, मैं समझ सकता था। बाहर की खामोशी जितनी बढ़ रही थी, अंदर की कल्पनाएं उतनी तेज हो रही थीं। उस रात हम दोनों सोफे पर बैठे देर तक बातें करते रहे। उसने अपने कॉलेज के दिनों, पहली नौकरी, पहली असफल रिलेशनशिप और फिर इस वर्क फ्रॉम होम जिंदगी के बारे में खुलकर बताया, कैसे वो अक्सर खुद को शहर के बीचों बीच भी अकेला महसूस करती थी। मैंने अपने गांव, परिवार, शहर आकर शुरुआत में कमरे शेयर करने, 2-2 नौकरियां करने
और फिर धीरे धीरे इस डिलीवरी वाले काम में एक तरह की रिदम पाने की कहानी साझा की। किसी जगह पर बात करते करते वो अचानक रुक गई। उसकी आंखें नम हो गईं। सोचा नहीं था कि मेरी सबसे लंबी बातचीत किसी ग्रोसरी डिलीवरी वाले के साथ होगी, वो भी ज़ॉम्बी जैसी दुनिया में। उसने हंसते हंसते कहा, और वही हंसी धीरे से भर आई। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, और मैंने भी नहीं सोचा था कि अपनी जान बचाने के लिए जिस दरवाजे पर दस्तक दूंगा उसके पीछे कोई ऐसा मुझे मिलेगी जो मेरे लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना बन जाएगी। उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी दृश्य जैसा नहीं था, बल्कि बहुत नेचुरल और शांत था। हम दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद मैं उसकी तरफ थोड़ा मुड़ा और उसने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। बिना किसी बड़े ड्रामे के, बस एक सहज खिंचाव के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और होंठ मिले। चुंबन कोमल था, लेकिन उसमें तीन चीजें साफ थीं। डर से ऊपर उठा भरोसा, अकेलेपन से निकला अपनापन, और भविष्य के लिए एक हल्का सा साहस। इसके बाद के हफ्तों में हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। हम अभी भी अनुशासित थे। रात में दरवाजे की दोबारा जांच, खाने का सख्त हिसाब, पानी की बचत, रेडियो से अपडेट, और थोड़ी बहुत हल्की एक्सरसाइज, ताकि शरीर भी कमजोर न हो जाए। लेकिन अब इनमें एक और चीज जुड़ गई, हमारा साथ। कभी हम एक साथ किचन में खाना बनाते। सामान्य दाल चावल भी लगता जैसे किसी 5 सितारा होटल का डिश हो, जब आप उसे किसी ऐसे के साथ बांट रहे हो जो हर निवाले को उतनी ही शिद्दत से महसूस कर रहा हो। 3 महीने पूरे होने के आसपास शहर का नजारा एक बार फिर बदलने लगा। सड़क पर अब बहुत कम ही संक्रमित दिखते, और जो दिखते वे लगभग ढांचे जैसे होते। रेडियो ने भी सुर बदलना शुरू कर दिया। भारतीय सेना और आपदा प्रबंधन बल अब शहर के कुछ हिस्सों में पुनः प्रवेश कर रहे हैं। प्राथमिक रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अधिकांश संक्रमित या तो मर चुके हैं या इतनी बुरी स्थिति में हैं कि खतरा कम हो गया है। सुरक्षित स्थानों पर छुपे लोगों से अपील है कि वे अभी भी अपने स्थान पर रहें, लेकिन अगले हफ्तों में उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जा सकते हैं। एक सुहानी सुबह, जब सूरज बादलों के पीछे से थोड़ा साफ दिख रहा था, हम बालकनी में बैठे हुए थे। हवा अब पहले वाली धातु की नहीं, बल्कि हल्की सी साफ मिट्टी की गंध लेकर चल रही थी। दूर कहीं सेना के हेलीकॉप्टर की आवाज आई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह आवाज अब डर की नहीं, उम्मीद की लग रही थी। कुछ दिनों बाद रेडियो पर एक स्पष्ट सैन्य घोषणा आई कि हौस खास और इसके आसपास के जो टावर अपेक्षाकृत कम प्रभावित दिख रहे हैं, वहां हेलीकॉप्टर और ग्राउंड टीम्स भेजी जाएंगी। यदि आप ऊंची इमारतों में हैं, सफेद कपड़ा या कोई चमकीली चीज बालकनी या छत से लहराकर संकेत दें। यह निर्देश था। हम दोनों ने मिलकर एक सफेद चादर को बालकनी से बांध कर हिलाया और दिल रोककर ऊपर देखने लगे। थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर हमारी इमारत के ऊपर से घूमते हुए थोड़ा धीमा हुआ, जैसे देख रहा हो कि यहाँ कोई है। उसमें से किसी ने लाउडस्पीकर पर ऐलान किया कि जल्द ही ग्राउंड टीम भेजी जाएगी, जो लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। जब हम अंदर लौटे, मीरा कुछ देर खामोश रही। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तो लगता है हमारा 3 महीने का साथ अब दुनिया की नजर में भी खत्म होने जा रहा है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुनिया की नजर में शायद खत्म, लेकिन हमारे लिए तो ये शुरुआत जैसी लगती है। बाहर की दुनिया अब वापस स्लोली चालू होगी, लेकिन हम जो यहाँ बन गए हैं वो वहीं से आगे बढ़ेगा ना। वो पास आई, मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, अगर तुम चाहो तो ये अपार्टमेंट अब सिर्फ मेरा नहीं, हमारा हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मुझे आवश्यकता भी नहीं थी। मैंने उसे गले से लगा लिया और धीरे से कहा, मैंने उस दिन तुम्हारे दरवाजे पर जान बचाने के लिए दस्तक दी थी, पर अब मैं इस दरवाजे को अपना घर मानकर पकड़ना चाहता हूँ। हमने खिड़की से आखिरी बार उस शहर को देखा जो 3 महीने पहले हमारा दुश्मन बना था, और अब धीरे धीरे फिर से हमारा शहर बनने जा रहा था। थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा बदल चुका, लेकिन फिर भी हमारा। हौज खास के इस अपार्टमेंट के 15वें फ्लोर पर, जहां कभी मीरा अकेली अपने लैपटॉप और कॉफी के साथ बैठती थी, अब दो लोग थे जो ज़ॉम्बी जैसी दुनिया से बचकर निकल आए थे। बिना किसी बंदूक, बिना किसी सुपर पावर, सिर्फ घर के सामान, थोड़ी समझदारी और एक दूसरे के भरोसे के सहारे। और जब हेलीकॉप्टर की आवाज फिर से करीब आई, हम दोनों ने मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ देखा। चाहे हम तुरंत नीचे जाते या बाद में, एक बात तय हो चुकी थी, हमारा कल अब अलग अलग नहीं, साथ साथ लिखा जाएगा।